हेलो एवरीवन। इस चैनल के माध्यम से हम एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, डैट इज़ पॉलिटी। लक्ष्मीकांत को हम 100 से 120 घंटे में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ये जो सीरीज़ चलेगी ये सीक्वेंशियल ना चल के ये दूसरे तरीके से चलेगी। सीक्वेंशियल हम नहीं करेंगे, लाइक मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेलिएंट फीचर्स, सिटीजनशिप, यूनियन टेरिटरीज, इस तरह से हम नहीं पढ़ेंगे। इसको हम पार्ट्स में बांटेंगे और पार्ट्स के हिसाब से करेंगे। देयर इज़ वन यूट्यूब चैनल, मानव जिंदल IAS, उन्होंने सजेशन दिया था एंड यस दिस सजेशन इज़ रियली हेल्पफुल। तो ये उनका सजेशन था कि क्रोनोलॉजिकली लक्ष्मीकांत को ना पढ़ा जाए। लक्ष्मीकांत को फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो ग्रुपिंग की जाए और उसके बाद ग्रुप वाइज पढ़ा जाए। जैसे ही आपका वन ग्रुप खत्म हो उसको रिवाइज किया जाए एंड देन मूव टूवर्ड्स द सेकेंड ग्रुप। तो यहाँ पे जो इसी तरह से हम अपनी सीरीज भी शुरू करने जा रहे हैं। जो फर्स्ट ग्रुप था, स्टार्ट विद द चैप्टर्स ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर एंड इमरजेंसी प्रोविजंस। सो सबसे पहले हम ये 4 चैप्टर्स ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, दैट इज़ हमारी सीरीज़ का एक ग्रुप ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद चारों चैप्टर की हम जो हमारी 5th वीडियो आया करेगी उसमें हम रिवीजन किया करेंगे। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने लिखा भी है कि ग्रुप जो आपने ग्रुप पढ़ा है उसको रिवाइज कीजिए एंड देन मूव टूवर्ड्स द सेकेंड ग्रुप। तो इस तरह से हम करेंगे। आप एक बार ग्रुप देख लीजिए। फर्स्ट ग्रुप में हमारा है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, इमरजेंसी प्रोविजंस। सेकंड ग्रुप में हमारा PM, कैबिनेट एंड सेंट्रल कमेटी ऑफ मिनिस्टर्स, CM, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। देन थर्ड हमारा आ जाएगा पार्लियामेंट्री सिस्टम। के बाद फोर्थ हमारा पार्ट आ जाएगा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, सुप्रीम कोर्ट। इस तरह से इन पार्ट्स की आप स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं या आप डायरेक्ट उनके चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। तो ये कुछ था। आज हम अपना प्रेसिडेंट शुरू करने जा रहे हैं। प्रेसिडेंट को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक नॉलेज जो कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट्स हैं और उनका थोड़ा सा रफ आइडिया होना चाहिए कि प्रेसिडेंट हमारे कौन से पार्ट्स में लाई करते हैं। आपको यहाँ पे कुछ भी याद नहीं करना है। आप 2 से 3 बार 4 बार आप रिवीजन करिए, आप पढ़िए, आपको ऑटोमेटिकली चीज़ें याद होती जाएंगी। तो हम शुरू करते हैं अपना बेसिक स्ट्रक्चर। पहले बेसिक नॉलेज में हमें क्या पता होना चाहिए? हमें यह पता होना चाहिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली कितने पार्ट्स थे। ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट्स थे एंड हाउ मेनी आर्टिकल्स वर देयर वर 395 आर्टिकल्स। और अगर हम करंटली बात करें, करंटली हमारे जो पार्ट्स हैं एज ऑफ 2021, हमारे ये जो पार्ट्स हैं वो 25 हो चुके हैं और यहाँ पे जो आर्टिकल्स हैं वो 448 आर्टिकल्स हो चुके हैं। कॉन्स्टिट्यूशन 2 चीज़ों से मिलके बना हुआ है। फर्स्ट आता है हमारा प्रीएम्बल एंड सेकंड आता है हमारे पार्ट्स। पार्ट्स में हमारे हम देख चुके हैं एज ऑफ 2021 देयर आर 25 पार्ट्स। पार्ट्स में हमारे पास फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट हो गया, फोर्थ पार्ट हो गया, फिफ्थ पार्ट हो गया, 6th 7th 8th ऑनवर्ड, इस तरह से चलता है। फर्स्ट पार्ट हमें क्या बताता है? फर्स्ट पार्ट हमें बताता है यूनियन टेरिटरीज, कि जो हमारा इंडिया है उसकी यूनियन टेरिटरीज क्या होंगी। ओके। उसके बाद सेकंड जो पार्ट है यूनियन टेरिटरीज में हमारे जो आर्टिकल हैं वो 1 से 4 तक हम यूनियन टेरिटरीज के बारे में डिस्कस करते हैं। सेकंड जो हमारा है वो है हमारा सिटीजनशिप, कि आखिर उन यूनियन टेरिटरीज में जो रहेगा उसकी वो सिटीजन है वहाँ का नहीं है, ये किस बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा, ये हमें आर्टिकल्स 5 से 11 में एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद हमारे आ जाते हैं फंडामेंटल राइट्स, कि जो सिटीजन्स हैं उनके पास कुछ फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए, वो हमारा पार्ट थर्ड एक्सप्लेन करता है। उसमें हमारे आ जाएंगे फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल राइट्स हमारे आते हैं 12 से 35 तक। उसके बाद फोर्थ में हमारे पास आ जाते हैं DPSP। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DPSP? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इनको हम गांधीयंस प्रिंसिपल भी बोलते हैं। ये हमारा आ जाएगा 36 से लेके 51 तक। पार्ट फिफ्थ में हमारे पास यूनियन आ जाती है और यूनियन में हमारे पास टोटल 99 पार्ट्स हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 52 से लेके 151 तक। पार्ट सिक्स हमारा स्टेट आ जाएगा इसमें, और स्टेट में हमारे टोटल 80 पार्ट्स हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 152 से 232 तक। आज हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? आज हम प्रेसिडेंट पढ़ने जा रहे हैं। तो प्रेसिडेंट किस में है ये जानना ज़रूरी है, उसके लिए हमें थोड़ा सा बेसिक हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए थी। प्रेसिडेंट जो हमारा आता है वो यूनियन में आते हैं, पार्ट फिफ्थ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और जो पार्ट फिफ्थ है हमारा डेट इज यूनियन। यूनियन में हमारे कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल है? आर्टिकल 52 से लेके 150 तक हमारे आर्टिकल हैं। यूनियन में क्या क्या चीज़ें आती है
यूनियन में हमारे पास सबसे पहले एग्जीक्यूटिव आते हैं, एग्जीक्यूटिव के बाद हमारे पास पार्लियामेंट आता है, पार्लियामेंट के बाद हमारे पास ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आएगा, एंड देन कैग, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल। अब हमें अगर आर्टिकल याद रखने हैं कि एग्जीक्यूटिव कितने से कितने आर्टिकल में है या कैग कितने से कितने आर्टिकल में है, तो इसमें 2-3 चीज़ें आप याद रखिए। कैग में हम टोटल हमारे 4 आर्टिकल्स आते हैं, ओके। सेकंड चीज़ आपको क्या याद रखनी कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ये हमारा आता है अंडर आर्टिकल 123। उसके बाद आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि जो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव में हम कहाँ से कहाँ तक पढ़ते हैं, एग्जीक्यूटिव में हमारे जो आर्टिकल्स है वो आते हैं 52 से 78 तक। बाकी आपको कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ 3 चीज़ें याद रखनी है। ये आर्टिकल्स तो खैर याद हो ही गए होंगे, इसमें यूनियन में 99 आर्टिकल्स है, ये है, और सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं। उसके बाद एग्जीक्यूटिव क्या याद रखना है, कैग में 4 आर्टिकल्स हैं, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट कम्स अंडर द आर्टिकल 123 एंड एग्जीक्यूटिव कम्स अंडर द आर्टिकल 52 टू 78। अब सीक्वेंस वाइज चलना शुरू कीजिए। यहाँ पे 78 खत्म, यहाँ पे 79 शुरू हो जाएगा, 79 से कहाँ तक, यहाँ पे 123 है तो यहाँ पे 122 हो जाएगा, ओके। यहाँ पे 123 है तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूशन में कौन सा जाएगा, आर्टिकल 124। उसके बाद हमने कहा कैग में हम सिर्फ 4 आर्टिकल्स पढ़ते हैं, तो पीछे के 4 आर्टिकल्स कौन से हो जाएंगे, आर्टिकल 148 से लेके 151, 148, 149, 150, 151, ये हमारे 4 आर्टिकल्स हो गए। तो यहाँ पे क्या आ रहा है 148, तो यहाँ कौन सा हो जाएगा 147। इस तरह से हमने आर्टिकल्स को आइडेंटिफाई कर लिया कि एग्जीक्यूटिव कम्स अंडर द आर्टिकल 52 टू 78, पार्लियामेंट 79 टू 122, याद रखने की जरूरत नहीं है। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर याद रखने की जरूरत है, इट कम्स अंडर द आर्टिकल 123, सुप्रीम कोर्ट 124 टू 147 एंड कैग 148 टू 8 टू 151। एग्जीक्यूटिव में हमारे पास 5 चीज़ें आती हैं, उसमें हमारे पास 5, ये 5 जनों से मिलकर बना हुआ है। इसमें हमारा आ जाएगा प्रेसिडेंट, सेकंड हमारे आ जाएंगे वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद हमारे आ जाएंगे पीएम, एंड देन हमारे पास आ जाएंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और उसके बाद हमारा क्या आएगा, हमारा आ जाएगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा एजी। आपको मे भी ये चारों चीज़ें याद रहे, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। एजी पे आप स्टार मार्क कर लीजिए कि ये भी हमारा एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। इसका मतलब आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट अगर हम बोलें तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 5 में, सॉरी, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में आता है अंडर द आर्टिकल्स ऑफ 52 टू 78। तो अब हम यहाँ से अपना जो चैप्टर है वो स्टार्ट करते हैं। प्रेसिडेंट फर्स्ट हमारा ये हम पढ़ चुके हैं, आर्टिकल्स 52 टू 78 इन पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द यूनियन एग्जीक्यूटिव, वी ऑलरेडी सॉ। यूनियन एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ किस से बना है, 5, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। याद नहीं रहेगा देन यू कैन मार्क द स्टार। द प्रेसिडेंट है कौन, प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द इंडियन स्टेट, इंडियन स्टेट का हेड है। एंड हु इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज पीएम। रियल एग्जीक्यूटिव पीएम, सेरेमोनियल एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट। हमारी इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम चलता है। तो प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द इंडियन स्टेट, ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया एंड एक्ट एज द सिंबल ऑफ यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सॉलिडेरिटी ऑफ द नेशन। आगे चलते हैं। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के इलेक्शन कैसे होंगे, आपको ये याद रखना है कि प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन है वो डायरेक्टली नहीं होते हैं। इसका रीज़न ये भी है कि जो प्रेसिडेंट है उनके पास रियल पावर नहीं होती है, और अगर किसी के पास रियल पावर नहीं है, कोई सेरेमोनियल हेड है, तो उसके लिए डायरेक्ट इलेक्शन करवाना सही नहीं रहेगा, क्योंकि जो डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू जा रहे हैं और जो प्रेसिडेंट फिर हमारे होंगे उनके बीच में कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ें, उनके बीच में ये बोल सकते हो आपकी टकरार शुरू हो जाएगी कि मैं भी इलेक्टेड होकर आया हूँ तो मुझे भी मतलब कुछ रियल पावर दी जाए। तो यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड नॉट डायरेक्टली बाय द पीपल बट दे आर इलेक्टेड बाय अ मेंबर्स ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज। अब इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स कौन होंगे ये हमें याद रखना है। तो ये हो गया हमारा इलेक्टोरल कॉलेज। अब यहाँ पे आप याद रखिए कि इलेक्शन किसके हो रहे हैं, इलेक्शन प्रेसिडेंट के हो रहे हैं।
प्रेसिडेंट है कौन? प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द इंडियन स्टेट। इसका मतलब प्रेसिडेंट को क्या करना है? ही शुड रिप्रेजेंट द इंडियन स्टेट, मतलब हमारी इंडिया के सारे लोगों को इसको रिप्रेजेंट करना है। इट मीन्स प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो इलेक्टोरल कॉलेज बनेगा वो ऐसा बनना चाहिए कि सारे के सारे उसमें जो लोग हैं वो रिप्रेजेंट करें, सारा का सारा नेशन रिप्रेजेंट करें। इसलिए ये ज़रूरी है कि एक तो सारे के सारे इलेक्टेड होने चाहिए। यहाँ पे जो भी इलेक्टोरल कॉलेज बनेगा वो इलेक्टेड मेंबर्स को लेके बनेगा, नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। फर्स्ट इसमें जो होंगे वो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज राज्यसभा एंड द लोकसभा, दैट इज राज्यसभा एंड लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा में पहले 2 मेंबर्स हुआ करते थे एंग्लो इंडियंस, जो कि नॉमिनेट होके आते थे, बट अब जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे के सारे इलेक्ट होके आते हैं। राज्यसभा में 12 मेंबर्स ऐसे होते हैं जो नॉमिनेट होते हैं बाय द प्रेसिडेंट ऑन द स्पेशल नॉलेज एंड द प्रैक्टिकल ऑफ आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड द सोशल साइंस। तो वो जो 12 मेंबर्स राज्यसभा में नॉमिनेट होके आ रहे हैं वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये हो गया पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में तो गवर्नमेंट है। अब कौन कौन से लोगों को रखा जाए? अब स्टेट के लोगों को भी इन्वॉल्व किया जाए कि स्टेट भी रिप्रेजेंट कर सके कि ये हमारा प्रेसिडेंट है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि स्टेट में जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स जो होंगे इलेक्टेड मेंबर्स, वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। कुछ कुछ स्टेट में बाई कैमरलिज्म है, तो उसमें स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होती है। तो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को एक तरह से मतलब बढ़ावा ना दिया जाए कि सारी की सारी स्टेट फिर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाना शुरू कर दे, इसलिए उसके मेंबर नहीं लिए जाते हैं। तो यहाँ पे इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लिए जाएंगे, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ यूनियन टेरिटरीज, सॉरी, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरीज, क्योंकि ये स्टेट का हो गया, ये हमारे यूनियन टेरिटरीज के जो इलेक्टेड मेंबर हैं। और यूनियन टेरिटरीज कौन सी? दिल्ली एंड पुडुचेरी। दोबारा से हम एक बार और रिवाइज करते हैं, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से याद होना चाहिए कि इलेक्टोरल कॉलेज जो प्रेसिडेंट का है वो कैसे बनेगा। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा, लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर्स, उसके बाद इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ यूनियन टेरिटरीज विल पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट। कौन कौन से मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं कर सकते? नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज, nominated members of the state legislative assemblies, members of the state legislative council, no matter they are nominated or elected, state legislative council का कोई भी member participate नहीं करेगा, and the nominated members of the legislative assemblies of the union territories of Delhi and the पुडुचेरी वो भी participate नहीं करेंगे। उसके बाद इलेक्शन होंगे किस तरह से? क्योंकि 2 तरह के इलेक्शन होते हैं, एक होता है फर्स्ट पास्ट पोस्ट इलेक्शन और एक हमारे होते हैं रिप्रेजेंटेशनल इलेक्शन, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इलेक्शन, जो कि क्या करते हैं? यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन करते हैं। तो प्रेसिडेंट के केस में जो हमारे इलेक्शन होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं? वो हमारे होते हैं बाय द मेथड ऑफ द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड द वोटिंग इज बाय सीक्रेट बैलेट। इस तरह से इलेक्शन होंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट? इसका मतलब ये है, एक तो जब भी इलेक्शन होंगे जो भी मेंबर्स हैं जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो कभी भी किसी भी एक पर्सन को वोट नहीं देंगे। जो वोटिंग जो चलेंगी वो प्रेफरेंशियल वोटिंग वहाँ पे चलती है। इसका मतलब उसके हिसाब लेट सपोज 4 मेंबर्स खड़े हुए जो कि प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए लड़ रहे हैं। अब अगर कोई मेंबर है जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं इलेक्शन में वोटिंग में, तो वो कैसे करेगा कि मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट नंबर पे एक्स प्रेसिडेंट बने, एक्स अगर नहीं बन सकता तो फिर वाई बने, वाई नहीं बन सकता जेड बने, जेड नहीं बन सकता तो ए बने। इस तरह से प्रेफरेंस दी जाती है इस वोटिंग में। अब यहाँ पे क्या होता है, लेट सपोज कोई हमारा फर्स्ट नंबर पे है जिसको सबसे कम वोट मिले हैं, तो उसके वोट क्या होते हैं? सेकंड प्रेफरेंस वाले मेंबर्स को ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। इसको हम बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के वोटिंग के थ्रू प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। और ये जो प्रोसेस है पूरा, ये जब तक चलता है जब तक किसी के पास 50% +1 वोट ना आ जाए तब तक वो इंसान
प्रेसिडेंट के लिए इलेक्टेड नहीं होगा, इट मीन्स प्रेसिडेंट बनने के लिए जो इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें क्या चाहिए, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स चाहिए। ओके, वोटिंग की वैल्यू क्या होगी, एमएलए के केस में जो वोटिंग की वैल्यू होती है वो डिफरेंट होती है। यहाँ पे हम एमएलए की वोटिंग की वैल्यू कैसे निकालते हैं, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन द एसएलए, दैट इज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, मल्टीप्लाई 1/1000। इसमें क्या होगा, हर स्टेट के जो एमएलए की है, हर डिफरेंट स्टेट का एमएलए है उसकी डिफरेंट वैल्यू आएगी, डिफरेंट नंबर वो निकल के आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट तो सेम नहीं है। राजस्थान की अलग पॉपुलेशन है और उसके बाद एमपी की अलग पॉपुलेशन है, दिल्ली की पॉपुलेशन अलग है, तो हर एमएलए का जो नंबर होगा वो डिफरेंट निकल के आएगा। उसके हिसाब से वो नंबरिंग वगैरह कैलकुलेट की जाएंगी। देन एमपी का नंबर कैसे निकालते हैं, एमपी का नंबर टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल द एमएलएस डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर्स ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। एमपी के हर एमपी के वोट की जो वैल्यू होती है वो सेम होती है, एमएलए के केस में ऐसा नहीं होता है। बाद में इन वैल्यूज़ को कैलकुलेट किया जाता है और जैसे ही कोई भी पर्सन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी गेन कर लेता है देन उसको डिक्लेयर कर दिया जाता है एज अ प्रेसिडेंट। इलेक्टोरल कोटा इस हिसाब से होगा, टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड, वन ये होगा कि मतलब नंबर ऑफ सीट्स वहाँ पे कितनी खाली हैं, और यहाँ पे एक ही सीट खाली होती है प्रेसिडेंट की पोस्ट पे, तो यहाँ पे A1 लिखा गया +1 और यहाँ पे +1 लिखा जाएगा इस हिसाब से। ये वही है जो आपको बता दें कि प्रेफरेंस के बेसिस पे यहाँ पे नंबरिंग चलेंगी। उसके बाद जितने भी डाउट्स हैं और डिस्प्यूट्स हैं, किसी को अगर लगता है कि जो प्रेसिडेंट के इलेक्शंस है वो सही तरीके से नहीं हुए हैं, तो वो डिसीजन और उस पर जो इंक्वायरी जो होगी, ये काम है सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट इस काम को करेंगे। और अगर सुप्रीम कोर्ट को पता लगता है मेंबर इलेक्ट हो चुका है, प्रेसिडेंट की पोस्ट पे है वो, और किसी ने फिर बोल दिया है कि इलेक्शन में डाउट्स या डिस्प्यूट्स कुछ इलेक्शन में हुए हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने बाद में ये बोल दिया कि यस यू आर राइट, इलेक्शन में धांधलेबाजी हुई है, उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट है उसको डिक्लेयर वाइड कर दिया जाएगा कि इन इलेक्शन को वाइड डिक्लेयर कर दिया जाए, प्रेसिडेंट को अपनी पोस्ट छोड़नी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे याद करने वाली बात क्या है, याद करने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में केस है, इंक्वायरी में टाइम लगेगा, तब तक प्रेसिडेंट ने जो भी किया है, ओके, जो भी किया है, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्ट्स डन बाय हिम दैट इज प्रेसिडेंट बिफोर द डेट ऑफ सच डिक्लेरेशन, कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शंस को वॉइड कर दिया है, उससे पहले उसने जितने भी काम किए हैं वो इनवैलिड नहीं होंगे एंड कंटिन्यू टू रिमेन इन द फोर्स। ये याद रखने वाला पॉइंट है। उसके बाद कुछ क्रिटिसिज्म है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। पहला क्रिटिसिज्म तो यही है कि जो प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन है वो इनडायरेक्ट नहीं होने चाहिए, ये अनडेमोक्रेटिक है एंड उसके प्रेसिडेंट के डायरेक्ट इलेक्शन होने चाहिए। तो आई ऑलरेडी टोल्ड अबाउट दिस कि हमारे इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम चलता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। इसका मतलब जो रियल पावर है वो पीएम के पास होती है, और जो सेरिमोनियल पावर है या जो सेरिमोनियल हेड है वो हमारा प्रेसिडेंट है। ही इज ओनली अ नॉमिनेटिव एग्जीक्यूटिव बट द रियल पावर आर वेस्टेड इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दैट इज हेड विच इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। इसका मतलब अगर प्रेसिडेंट भी डायरेक्ट इलेक्शन से आने लग जाए और उसको अगर हम पावर ना दें तो ये प्रेसिडेंट के साथ गलत हो जाएगा। इसीलिए बोला एनोमलस टू हैव द प्रेसिडेंट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल एंड नॉट गिव हिम एनी रियल पावर। प्रेसिडेंट का जो वो इलेक्टोरल बनता है वो बहुत वास्ट बनेगा, क्योंकि उसे पूरी इंडिया को रिप्रेजेंट करना है। इसका मतलब पूरी इंडिया के लोग आके उन्हें वोटिंग करेंगे, इलेक्टोरल उनका वास्ट बनेगा। ये जो प्रोसेस होगा बहुत कॉस्टली होगा, टाइम एंड एनर्जी कंज्यूमिंग होगा। क्यों? ड्यू टू द वास्ट साइज ऑफ द इलेक्टोरेट, दिस इज अनवारंटेड कीपिंग इन व्यू दैट ही इज़ ओनली अ सिम्बॉलिक हेड, और सिम्बॉलिक हेड के लिए इतना करना सही नहीं होगा। कुछ मेंबर्स ने ये भी सजेस्टेड किया कि अगर इतनी ही दिक्कत है, ये सारी बात आ ही रही है, तो इसको और फास्ट कर देते हैं प्रोसेस में, कि जो भी इलेक्टोरल कॉलेज में है, इलेक्टोरल कॉलेज में सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को ही रखते हैं कि पार्लियामेंट के मेंबर्स ही वोट करें और कोई वोट ना करें। तो यहाँ पे क्या बोला गया, प्रेसिडेंट शुड बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट अलोन, अलोन, ओके, और कोई उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। लेकिन हमने देखा कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के भी इलेक्टेड मेंबर्स इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ यूनियन टेरिटरीज के भी इलेक्टेड मेंबर्स उसमें हैं। इस और पार्लियामेंट को नहीं ले सकते, क्यों? द कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट प्रेफर दिस रीजन बिकॉज द पार्लियामेंट इज डोमिनेटेड बाय वन पॉलिटिकल पार्टी would have invariably chosen a candidate from that party, and such a president could not represent the states of the Indian Union। एंड जो प्रेसिडेंट है वो तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट्स इक्वली।
तो ये ज़रूरी है कि सारे के सारे मेंबर्स को यहाँ पे लिया जाए। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने ये भी बोला कि इसको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बोलना ठीक नहीं होगा, क्योंकि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में एक से ज़्यादा सीट्स वैकेंसीज खाली होती हैं। यहाँ पे प्रेसिडेंट के केस में एक ही सीट खाली है, तो इसको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ना बोल के इसको प्रेफरेंशियल और अल्टरनेटिव वोट सिस्टम बोलना ज़्यादा ठीक है। उसके बाद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट बोलने पे भी काफ़ी लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया था, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि कोई भी जो मेंबर है, इलेक्टेड मेंबर जो कि वोटिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, वो एक वोट तो डाल ही नहीं रहा, वो प्रेफरेंस के बेसिस पे मल्टीपल वोट्स डाल रहे हैं। तो आप किस बेसिस पे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट बोल रहे हो? तो इसका ऑब्जेक्शन हुआ और उन्होंने बोला नो वोटर हैज़ अ सिंगल वोट, एवरी वोटर हैज़ अ प्लूरल वोट। आई होप आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वालिफिकेशन कि अगर कोई भी खड़ा हो रहा है प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के लिए, तो क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, ये तो हमें पता ही है कि कॉन्स्टिट्यूशन एग्जीक्यूटिव में किसी को आना है, यूनियन में किसी को आना है, गवर्नमेंट में किसी को आना है, स्टेट में किसी को आना है, तो ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। ही शुड हैव कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज। ही शुड हैव क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन ऑफ द लोकसभा, कि वो क्वालिफाई होना चाहिए कि लोकसभा के इलेक्शंस को लड़ सकें। वी नो दैट द प्रेसिडेंट इज नॉट अ मेंबर ऑफ द लोकसभा एंड द राज्यसभा, लेकिन क्वालिफाइड वो होना चाहिए। ओके। इन केस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, वो कौन से इलेक्शंस के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए? यस, राज्यसभा एंड हेयर लोकसभा। He should not hold any office of profit under the union government, any state government, any local authority or any other public authority, कि उनके पास कोई भी ऐसा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। और ये इसीलिए होता है ताकि जो प्रेसिडेंट है या जो वो पोस्ट है वो अच्छे से अपना काम कर सके। तो उनके पास कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए किसी के भी अंडर में, या कोई ऐसा पर्सन जो कि क्वालिफाइड है टू द प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए, उसके पास भी नहीं होना चाहिए अगर वो गवर्नमेंट की बॉडी है। तो उसमें कौन कौन सी चीज़ आ जाएंगी हमारे पास? वाइस प्रेसिडेंट आ जाएंगे, उसके बाद गवर्नर आ जाएंगे, उसके बाद मिनिस्टर्स ऑफ द यूनियन एंड द मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट आ जाएंगे। उनके पास भी कोई दूसरा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। नॉन सीरियस कैंडिडेट्स को एलिमिनेट्स किया जा सके प्रेसिडेंट के इलेक्शन से, ये नहीं कि हर कोई आके खड़ा हो जाए, इसलिए उन्होंने क्या किया है, फॉर द नॉमिनेशन ऑफ अ कैंडिडेट फॉर इलेक्शंस टू द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, इसमें कुछ ये बोला है कि उसके पास कम से कम एटलीस्ट 50 इलेक्टर्स एज अ सब्सक्राइबर एज प्रपोजर एंड 50 इलेक्टर्स एज सेकेंडर्स के साइन होने चाहिए उसी टाइम पे, उसके बाद ही वो खड़े हो सकते हैं। और ये 1997 से ये 10 था, 10 को बढ़ा के फिर 50 कर दिया गया। उन्हें एक अमाउंट पे करना होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, डेट इज़ 15,000। और अगर वो 1/6 वोट भी नहीं ले पाते हैं, जितने वोट्स डले उसके 1/6 वोट भी नहीं आए, तो इस अमाउंट को फोर्टिफाइड कर दिया जाता है। 1997 से ये जो हमारा अमाउंट था ये 2500 था। ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ द प्रेसिडेंट बिफोर एंटरिंग अपॉन हिज ऑफिस, में एंटर करने से पहले जो ओथ दिलाते हैं, जो ओथ होती है वो क्या होता है? टू फेथफुली एग्जीक्यूट द ऑफिस, सेकेंड टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ, एंड थर्ड टू डिवोट हिमसेल्फ टू द सर्विस एंड वेलबींग ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। ये दो ओथ तो कॉमन है, हर कोई लेगा, जो भी प्रेसिडेंट मिनिस्टर वगैरह जो भी बनेगा। इवन अगर कोई कॉमन पर्सन है वो भी कहीं पे जॉब पे वगैरह जा रहा है तो वो ना भी ले, लेकिन दो चीज़ें एक्सपेक्ट की जाती है इंसान से अगर वो किसी पोजीशन पे, कि आप इतना तो करोगे। आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो ओथ निकल के आती है वो है टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। वाई दिस ओथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ द प्रेसिडेंट? बिकॉज प्रेसिडेंट को हम रिमूव नहीं करते हैं, प्रेसिडेंट को रिमूव नहीं किया जाता है, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट होता है। इम्पीचमेंट इज द process for the removal of the president, which is start by either house of the parliament on the ground of, इसका ग्राउंड क्या होगा? अगर इम्पीचमेंट प्रोसेस शुरू करना है तो इसका जो ग्राउंड होगा डेट इज वायलेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसका ग्राउंड रखा जाएगा, क्योंकि उनकी ओथ ही क्या है? टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर कभी भी लगता है गवर्नमेंट को कि यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रेसिडेंट ने वायलेट किया है, तो उसके बेसिस पे इम्पीचमेंट प्रोसेस शुरू किया जा सकता है। हालांकि वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में वायलेशन का मतलब क्या क्या है, किस किस केस में हम मानेंगे कि वायलेशन हुआ है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया गया है। आगे चलते हैं। ओके, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, ओथ लेनी है ना, ओथ दिलाएगा कौन? प्रेसिडेंट तो हेड ऑफ द इंडियन स्टेट है। अब ओथ क्या होती है? हमेशा सुपीरियर दिलाते हैं, जो हमारे सीनियर होते हैं वो दिलाते हैं। प्रेसिडेंट से सीनियर कौन है? ही इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडियन स्टेट।
ही इज़ द हेड ऑफ द इंडियन स्टेट। तो यहाँ पे जो ओथ दिलाई जाएगी वो दिलाई जाएगी CJI, दैट इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दैट इज सुपीरियर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जिसको हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोलते हैं। सुपीरियर जज ऑफ द हाई कोर्ट को हम बोलेंगे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट या चीफ जस्टिस ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इनको ओथ दिलाएंगे। उस टाइम पे अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है तो जो सेकंड नंबर पे जो सीनियर जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, वो प्रेसिडेंट को ओथ दिलाएंगे। ये आपको याद रखना है। एनी अदर पर्सन एक्टिंग एज अ प्रेसिडेंट और डिस्चार्जिंग, उनको भी ओथ दिलाई जाती है, जाहिर सी बात है, और ये ओथ भी बाय CJI वगैरह से ही होती है। ओके। कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस, कंडीशंस क्या होगी, वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होना चाहिए, नाइदर लोकसभा और राज्यसभा में से किसी का भी नहीं। अगर वो है तो जैसे ही वो इलेक्ट होगा प्रेसिडेंट के लिए, उसे अपना हाउस की सीट छोड़नी पड़ेगी। ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ही इज़ एंटाइटल विदाउट पेमेंट ऑफ रेंट, बिना पेमेंट ऑफ रेंट के और कुछ फैसिलिटीज़ को यूज़ करते हुए वो अपने ऑफिशियल रेजिडेंस में रह सकते हैं, दैट इज़ राष्ट्रपति भवन। ओके। ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि बिना पेमेंट के आप रह सकते हो। कल को ये ना हो कि प्रेसिडेंट ने कुछ कर दिया जो गवर्नमेंट को पसंद नहीं आया, गवर्नमेंट ने चार्जेस लगा दिए कि आप घर पे रहे थे, आप इतना किराया दो। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है कि वो विदाउट पेमेंट ऑफ रेंट वहाँ पे रह सकते हैं। ही इज़ एंटाइटल टू सच इमॉलमेंट्स, अलाउंस प्रिविलेज मे बी डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट। हिज जो भी मतलब पहले डिसाइड हो गया कितनी सैलरी देनी है, क्या देना है और कितना खर्चा पानी देना है, ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस उसको डिमिनिश नहीं किया जा सकता, उसको कम नहीं किया जा सकता, डिमिनिश नहीं होगा। नो मैटर क्या हुआ है क्या नहीं, इम्पीचमेंट हो जाए फिर तो वो रिमूव ही है, लेकिन ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस उसको डिमिनिश नहीं किया जा सकता। ये हर गवर्नमेंट बॉडी के लिए है, कॉन्स्टिट्यूशन ने हर गवर्नमेंट बॉडी के लिए यही लिखा है कि द इमॉलमेंट्स एंड द अलाउंस कैन नॉट बी डिमिनिश्ड ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। उसके बाद प्रेसिडेंट के पास कुछ प्रिविलेज होते हैं, कुछ इम्यूनिटीज़ होती है। एक इम्यूनिटी होती है फ्रॉम द लीगल लायबिलिटी फॉर हिज ऑफिशियल एक्ट्स। एक इम्यूनिटी और होती है कि उस पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती, ठीक है, इवन इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज पर्सनल एक्ट्स, क्योंकि ऑथेंटिसिटी ऑफ द पोजीशन को मेंटेन करना है। अब प्रेसिडेंट पे अगर क्रिमिनल प्रोसीडिंग होगी, प्रेसिडेंट को अगर जेल ले जाया जाएगा, अच्छा थोड़ी लगेगा। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया कि वो इम्यून है फ्रॉम एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग इवन इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज पर्सनल एक्ट। यहाँ पे किसी पर्सन को बचाने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे उस पोजीशन की ऑथेंटिसिटी इंटीग्रिटी मेंटेन रहे, इस वजह से ये कहा गया है। ही कैन नॉट बी अरेस्टेड और इम्प्रिजेंट, हाउएवर आफ्टर गिवन 2 months सिविल प्रोसीडिंग हो सकती है, ये कोई बड़ी बात नहीं, बट क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं होंगी, वो इसके इम्यून है। उसके बाद इम्पीचमेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इम्पीचमेंट प्रोसेस होता है अगर प्रेसिडेंट को रिमूव करना है तो। उससे पहले हम टर्म देख लेते हैं। वैसे तो ये टर्म 5 years का है, द प्रेसिडेंट होल्ड्स ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years। अब ये 5 years से ज़्यादा का भी हो सकता है। ओके, 5 years से ये बढ़ भी सकता है एंड 5 years से ये रिड्यूस भी हो सकता है। रिड्यूस किस केस में होगा, हो सकता है कि जो प्रेसिडेंट है वो रिज़ाइन दे दे, हो सकता है प्रेसिडेंट पे चार्जेस लगाए जाएं और ऑन द चार्जेस ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इम्पीचमेंट प्रोसेस और स्टार्ट हो और उन्हें रिमूव कर दिया जाए, तो उस टाइम पे 5 years से कम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या क्या बात कर रहे हैं, हो सकता है जो प्रेसिडेंट है वो रिज़ाइन दे दे, ये भी तो हो सकता है कि इम्पीचमेंट प्रोसेस से उन्हें रिमूव कर दिया जाए। ओके, ये भी हो सकता है कि अकस्मात सडनली डेथ हो जाए, सडनली डेथ हो जाए, या ये भी हो सकता है कि इलेक्शंस को वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाए कि इलेक्शन हुए, सुप्रीम कोर्ट में केस चला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इलेक्शन तो ढंग से हुए नहीं है, ये किसी ने मतलब बोल दिया था डिस्प्यूट्स एंड उसके बेसिस पे, तो उस टाइम पे 5 साल से पहले प्रेसिडेंट के टर्म कम हो सकते हैं। ज़्यादा किस केस में होगा, ज़्यादा इस केस में हो सकता है, वैसे ये ध्यान रखा जाता है कि प्रेसिडेंट का टर्म खत्म होने से पहले ही इलेक्शन करवा दिए जाए नए प्रेसिडेंट के। बट अगर किसी वजह से नहीं हो पाते इलेक्शंस, तो ये जो प्रेसिडेंट है जो सिटिंग पोजीशन पे है अभी और नया प्रेसिडेंट नहीं आया है, तो वो उस सिटिंग पोजीशन को कंटिन्यू करेंगे आगे जब तक नया प्रेसिडेंट वहाँ पे ना आ जाए, तो उस केस में 5 साल से ज़्यादा का टाइम पीरियड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, द प्रेसिडेंट कैन होल्ड हिज ऑफिस बियॉन्ड हिज टर्म ऑफ 5 years until his successor assumes charges। ओके, री इलेक्शन कितनी बार भी हो सकता है, कितनी बार भी आ सकते हैं, यूएसए में ऐसा नहीं है, 2 बार से ज़्यादा इलेक्शन प्रेसिडेंट 2 बार से ज़्यादा इलेक्टेड नहीं हो सकते। और इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि यूएसए में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, वहाँ पे जो रियल पावर होती है प्रेसिडेंट के पास होती है, इसलिए वहाँ पे 2 बार पावर दे दी, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं देनी। कहीं वो
कहीं वो ना कहीं एक ही जने की सरकार ना बन के रह जाए, इस वजह से वहाँ पे ये रिस्ट्रिक्शन है। लेकिन अपने यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास रियल पावर ही नहीं है। अगर रियल पावर नहीं है तो वो कितनी बार भी री इलेक्शन के लिए आ जाए, किसी को क्या फ़र्क पड़ रहा है। उसके बाद रिज़ाइन भी क्या होता है, रिज़ाइन हमेशा अपने से बड़े को दिया जाता है, अपने से सीनियर को दिया जाता है। बड़ा इन द सेंस सीनियर, जो पोजीशन में सीनियर है उन उसको रिज़ाइन दिया जाता है। प्रेसिडेंट सीनियर है, ओथ भी सीनियर से ली जाती है। तो ओथ तो प्रेसिडेंट ने सीजीआई से ले ली, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं थे तो सीनियर जज से ले ली, ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, मोस्ट सीनियर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। रिज़ाइन किसको देते हैं, रिज़ाइन वो यहाँ पे अपना देंगे वाइस प्रेसिडेंट को। तो यहाँ पे लिखा ही कैन रिज़ाइन फ्रॉम हिज ऑफिस एट एनी टाइम बाय एड्रेसिंग द रेजिग्नेशन लेटर टू द वाइस प्रेसिडेंट। ओके, इम्पीचमेंट प्रोसेस पढ़ते हैं हम। सबसे पहले इम्पीचमेंट प्रोसेस शुरू होता है। व्हाट इज इम्पीचमेंट? इन अ पार्लियामेंट देयर आर टू हाउस, वन इज लोकसभा एंड वन इज राज्यसभा। ओके, अच्छा पार्लियामेंट किससे बन के मिला है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द पार्लियामेंट? तो पार्लियामेंट की डेफिनेशन यहाँ पे आप याद रखिए, ये आएगा लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, भूलना नहीं है। तो पार्लियामेंट अगर आपसे कोई पूछे तो आप बोलोगे प्रेसिडेंट प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा, ये है हमारा पार्लियामेंट। ओके, बैक टू आवर टॉपिक, इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट इज द रिमूवल प्रोसेस ऑफ द प्रेसिडेंट, उनको रिमूव किया जाएगा। ग्राउंड क्या डिफाइन होगा? यहाँ पे जो ग्राउंड है वो डिफाइन किया जाएगा, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन में वायलेशन को डिफाइन नहीं किया गया। इम्पीचमेंट अगर वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इट मीन्स चार्जेस लगाए जाएंगे। अब चार्जेस कौन इनिशिएट करेगा? जैसे गवर्नर, जैसे वाइस प्रेसिडेंट, वी नो डैट वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। वाइस प्रेसिडेंट के केस में जो जो चार्जेस जो लगाए जाते हैं वो राज्यसभा लगाती है, ठीक है। प्रेसिडेंट के केस, क्योंकि एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है तो राज्यसभा को ही ये राइट होता है कि वो चार्जेस लगाएंगी, वो इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट करेंगी इन केस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। बट इन केस ऑफ द प्रेसिडेंट, either house have the right either house have the right to start the impeachment process। यहाँ पे हम ये लेके चल रहे हैं कि लोकसभा ने चार्जेस लगाए, राज्यसभा भी लगा सकते। तो यहाँ पे आप प्रोसेस देखना कि लोकसभा ने चार्जेस इनिशिएट किए, इनिशिएट चार्जेस, चार्जेस कौन से? कि वायलेशन हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन का। अब क्या होगा, एक मोशन पास किया जाएगा। अब कोई भी चीज़ है, मोशन में ऐसे ही तो आएगी नहीं कि किसी कोई एक जना खड़ा हो गया, उसने बोलते जी वायलेशन हुआ है, मोशन शुरू किया जाए, नहीं। यहाँ पे प्रेसिडेंट ये पोजीशन ही आपस में बहुत बड़ी है। तो इन चार्जेस पे 1/4 मेंबर्स ऑफ द हाउस, कि जो भी हाउस है जो भी चार्जेस इनिशिएट कर रहा है, अगर राज्यसभा इनिशिएट कर रहा है तो राज्यसभा के 1/4 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, लोकसभा कर रहा है तो यहाँ पे 1/4 मेंबर्स के इन चार्जेस पे साइन होने चाहिए, तभी इसको माना जाएगा, तभी ये चार्जेस माने जाएंगे। ओके, और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 14 डेज का प्रायर नोटिस भी देना पड़ेगा प्रेसिडेंट को कि आप पे चार्जेस लग रहे हैं। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही 1/4 हो जाएगा, इम्पीचमेंट रेजुलेशन निकाला जाएगा। इम्पीचमेंट रेजुलेशन, रेजुलेशन इज अ काइंड ऑफ मोशन बोल सकते हो आप। तो यहाँ पे रेजुलेशन निकाला जाएगा, और इस रेजुलेशन को पास तभी माना जाएगा जब यहाँ पे वोटिंग कितनी होगी, 2/3 वोटिंग ऑफ टोटल मेंबरशिप की मेजॉरिटी चलेगी, एब्सोलूट मेजॉरिटी, एब्सोलूट मेजॉरिटी से काम चलेगा, तभी ये पास होगा। ये आपको याद रखना है कि एब्सोलूट मेजॉरिटी चाहिए प्रेसिडेंट के रेजोल्यूशन को पास करने के लिए। अब जैसे ही ये इस जिस भी हाउस ने चार्जेस इनिशिएट किए थे वहाँ से अगर ये पास हो जाता है तो इसको भेजा जाएगा अब रेजोल्यूशन को दूसरे हाउस में, इसको दूसरा हाउस में भेजा जाएगा पास होने के बाद, ठीक है। यहाँ पहले यहीं से पास हो जाए क्योंकि एब्सोलूट मेजॉरिटी चाहिए। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो भी चार्जेस लगे हैं उन पे इन्वेस्टिगेशन करेगा पार्लियामेंट का सेकंड हाउस। एंड इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, इस इन्वेस्टिगेशन में प्रेसिडेंट बैठ सकता है, ये आपको याद रखना, उसको राइट है बैठने का, वो देख सकता है कैसे कैसे चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन हुआ है। इसीलिए हम इम्पीचमेंट को और क्या बोलते हैं, क्वाशी जुडिशियल प्रोसेस, कि इम्पीचमेंट इज अ क्वाशी जुडिशियल प्रोसेस, यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन हो रही है। ओके, चार्जेस अगर सही बोले जाते हैं कि जो चार्जेस है वो सही है, तो यहाँ पे भी क्या होगा कि जो
लगे है यहाँ पे भी, इसे 2/3 मेजॉरिटी से 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप से पास करना पड़ेगा। और अगर ये दूसरे हाउस से भी पास हो जाता है तो उसी टाइम पे जो प्रेसिडेंट हैं वो रिमूव हो जाएंगे अपनी पोजीशन से। ओके, अब क्वेश्चन ये आता है 2/3, हमने कहा 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप, 2/3 ऑफ द टोटल, कौन कौन से मेंबर्स यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे इन द इम्पीचमेंट प्रोसेस। वोटिंग में तो आपको पता है, इम्पीचमेंट प्रोसेस में कौन कौन से मेंबर पार्टिसिपेट करेंगे। ऑल द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट विल पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, दैट इज रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। ऑल द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, नो मैटर दे आर नॉमिनेटेड, they are elected, they will participate in the impeachment process. All the members elected and nominated members of Rajya Sabha, elected members, nominated members of the Lok Sabha. लोक सभा में हालांकि अब कोई नॉमिनेटेड है नहीं। इलेक्शन के टाइम पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया था, बट इधर नहीं करेंगे वो। ओके, सेकंड पॉइंट, इलेक्शन के टाइम पे यूनियन टेरिटरीज की लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया था, वो इधर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। यहाँ पे राज्यसभा के नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करेंगे इम्पीचमेंट में, इन्होंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो इस तरह से आपको डॉट्स कनेक्ट करने हैं, आपको याद रखनी है चीज़ें। हाँ, पहली बार में ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, रिवाइज करते करते पढ़ते पढ़ते अपने आप चीज़ें याद हो जाएंगी। उसके बाद अभी तक एक और बात, अभी तक कोई भी जो प्रेसिडेंट है उसको वो नहीं इम्पीच हुआ, नो प्रेसिडेंट हैज़ फार बीन इम्पीच्ड। वैकेंसी किस किस केस में क्रिएट होगी। सबसे पहले ऑन द एक्सपायरी ऑफ हिज टेन्योर ऑफ 5 ईयर्स। एक्सपायरी ऑफ टेन्योर ऑफ 5 ईयर्स पे जनरली वैकेंसी क्रिएट नहीं होती है, या तो जो प्रेसिडेंट है वो आ जाता है इलेक्ट होके, एक्सपायरी से पहले ही पार्टी इलेक्शन करवा दिए जाते हैं। और अगर वो नहीं आ रहा है, इन केस ऑफ एनी डिले, अगर किसी चीज़ का डिले हो रहा है, तो जो सिटिंग प्रेसिडेंट है वो ही क्या करेगा, द आउटगोइंग प्रेसिडेंट कॉन्टिन्यूज टू होल्ड ऑफिस बियॉन्ड इज टर्म ऑफ 5 ईयर्स अंटिल हिज सक्सेसर अज्यूम चार्जेस, जब तक इलेक्शन होकर कोई दूसरा इंसान वहाँ पे बैठ ना जाए। ये कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से था, टू प्रिवेंट एन इंट्रैग्नम वाली सिचुएशन से बचने के लिए। वैकेंसी सच में किस चीज़ किस रीजन में क्रिएट होगी, या तो वो रिज़ाइन दे दें, रिमूव कर दिया जाए, डेथ हो जाए, या डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाए इलेक्शन, और इलेक्शंस को वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाए। रेजिग्नेशन इनके केस में वैकेंसी क्रिएट होगी। और वहाँ पे वैकेंसी क्रिएट है तो ये बोला गया कि जो इलेक्शन है वो 6 महीने के अंदर अंदर करवा दिए जाए वैकेंसी क्रिएट होने के बाद। अब टाइम पीरियड लगेगा, उस टाइम तक कौन इनकी पोस्ट को संभालेगा, तो इनकी पोस्ट को जो एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह जो काम करेंगे इन केस ऑफ द वैकेंसी ऑफ द प्रेसिडेंट, वो वाइस प्रेसिडेंट होंगे। वाइस प्रेसिडेंट अगर नहीं है देन सीजेआई नहीं है देन सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वो भी नहीं है तो दूसरे सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इस तरह से चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ द ऑफिस फॉल्स वैकेंट बाय रेजिग्नेशन, रिमूवल, डेथ और अदरवाइज देन द इलेक्शन टू फिल विद इन द 6 मंथ, 6 महीने के अंदर इलेक्शन हो जाने चाहिए। और वैकेंसी अकर्स इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, उस टाइम पे क्या होगा, या ये भी हो सकता है कि जो सिटिंग प्रेसिडेंट है उसकी तबीयत ख़राब है, या इंडिया में ही नहीं है वो, ठीक है, तबीयत ख़राब है या इंडिया में नहीं है, बाहर गए हुए हैं, उस टाइम पे उनके जो जो भी काम वगैरह है, जो भी फंक्शन है, वो वाइस प्रेसिडेंट करेंगे। इन केस अगर वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हम बात कर चुके हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है देन सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जो भी वहाँ पे उस टाइम पे अवेलेबल होंगे। उसके बाद कोई भी अगर पर्सन वाइस प्रेसिडेंट या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वैकेंसी के टाइम पे एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह काम कर रहा है, तो उसको वो सारी फैसिलिटीज़, वो सारी अलाउंस, उतनी ही सैलरी जितनी एक प्रेसिडेंट को मिलती है, वो सारी की सारी उन्हें दी जाएंगी। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ही enjoys all the powers and immunities of the president and is entitled to such emoluments, allowance and privilege as are determined by the parliament. पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट हम सेकंड लेक्चर में पढ़ेंगे। सेकंड लेक्चर में हम इस चैप्टर को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शो योर सपोर्ट। थैंक यू।